नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले में ईडी की छापेमारी जारी है और इस मामले में राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घरों से 50 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है। साथ ही 5 किलो सोना भी बरामद किया गया है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब अर्पिता मुखर्जी की 4 गाड़ियों की तलाश हो रही है और ये गाड़ियां अर्पिता के डायमंड सिटी फ्लैट वाले घर से गायब हुई हैं। गायब गाड़ियों में एक ऑडी है, एक मर्सिडीज, एक होंडा सीआरवी और एक होंडा सिटी है। ईडी के मुताबिक इन गायब गाड़ियों में भारी संख्या में कैश था और इन्हीं गाड़ियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। ईडी सूत्रों की अगर माने तो अर्पिता की गिरफ्तारी के समय एक मर्सिडीज बरामद हुई थी। तो अर्पिता मुखर्जी, जिनके 2 घरों से बड़ी संख्या में कैश और सोना बरामद किया था ईडी ने, 50 करोड़ के आसपास का कैश जो है यहां से मिला था, उनके घर से अब 4 गाड़ियों की तलाश जो है वो ईडी को है और इसकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इन 4 गाड़ियों के अंदर भी भारी संख्या में कैश जो है वो हो सकता है और ये गाड़ियां उस वक्त घर के बाहर से गायब हुई जब ईडी की रेड वहां पर चल रही थी। एक मर्सिडीज वहां से बरामद की गई, लेकिन अब इन 4 गाड़ियों की तलाश ईडी कर रही है। इसके अलावा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बरामदगी यहां से हुई थी और भारी मात्रा में कैश, बहुत सारे दस्तावेज और सोना जो है ईडी ने बरामद किया था। अब दस्तावेजों की भी तलाश की जा रही है और उसके जरिए उन लोगों की भी जिनका कनेक्शन यहां पर जुड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। मुकेश, छापेमारी से जुड़ी हुई क्या जानकारी है और इन गाड़ियों से जुड़ी? देखिए, ईडी जो है कुछ देर पहले अर्पिता मुखर्जी को अस्पताल लेकर गई है। उनकी मेडिकल जांच होती है क्योंकि नियम के मुताबिक अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं या कोई आपकी कस्टडी में होता है तो उसको हर 24 घंटे में उसकी मेडिकल जांच करानी होती है। जब उनको ले जाया जा रहा था तो वो काफी निराश दिख रही थी, काफी रोते हुए नजर आ रही हैं। लगता है कि उनसे जो पूछताछ हो रही है और जो खुलासे हो रहे हैं उससे वो काफी परेशान हैं और हालांकि ईडी ये दावा कर रही है कि अर्पिता लगातार पूछताछ में सहयोग कर रही हैं, जबकि पार्थ चटर्जी पूछताछ में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अर्पिता से पूछताछ के बाद ही लगातार उनके फ्लैट्स में, उनकी संपत्तियों में ईडी रेड्स कर रही है और रेड्स में जिस तरह से 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है, डायमंड की रिंग मिली है, गहने मिले हैं, 5 किलो सोना मिला है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं प्रॉपर्टी के और सेल डीड के। इसके अलावा भर्ती घोटाले से जुड़े हुए कागजात मिले हैं। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि जो अर्पिता मुखर्जी हैं उनके यहाँ जो 22 जुलाई को रेड हुई थी, जिसमें डायमंड सिटी इलाके में जो उनका फ्लैट था वहां पर जो रेड हुई थी, जानकारी ये मिली है कि वहां पर घर के बाहर 5 गाड़ियां खड़ी थी। 5 गाड़ियों में 2 मर्सिडीज, एक ऑडी, एक होंडा सिटी और एक होंडा सीआरवी थी। जो ईडी सूत्र हैं उसके मुताबिक इनमें 4 गाड़ियां कहीं गायब हो गई हैं, जिनमें ऑडी है, एक मर्सिडीज है और होंडा सिटी और होंडा सीआरवी है। ये 4 गाड़ियां मिसिंग हैं। इन 4 गाड़ियों की ईडी तलाश कर रही है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है, जिसके जरिए ये मालूम चल पाए कि आखिर गाड़ियों को कौन ले गया। शक इस बात का है कि इन गाड़ियों की डिग्गी में बड़े पैमाने पर पैसा रखा गया था जो कोई लेके गायब हो गया है, तो इन गाड़ियों की तलाश की जा रही है। वहीं जो अर्पिता मुखर्जी हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। वो लगातार यही कह रही हैं कि जो कैश था, कैश के बारे में पूरी जानकारी पार्थ चटर्जी और उनके लोगों को होती थी। पार्थ चटर्जी के लोग ही उनके घर पैसा लेकर आते थे। ये पैसा कितना होता था, इस पैसे का उपयोग क्या था, कहां से ये पैसा आता था, इसको लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहां जहां पैसा रखा गया है, जहां जहां उनके फ्लैट्स हैं, उसकी जानकारी अर्पिता मुखर्जी लगातार दे रही हैं। ये भी अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि पार्थ चटर्जी उनके घरों को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार जो कैश आ रहा था उन कैश को उनके फ्लैट्स में रखा जा रहा था। अर्पिता ने यह भी कहा कि कुछ और महिलाओं से दोस्ती थी पार्थ चटर्जी की। उन महिलाओं के यहाँ भी शायद जो पार्थ ने कुछ सामान रखा होगा, तो उसको लेकर भी ईडी तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, महाराष्ट्र में कोरोना काल के दौरान लोगों को पहले ऑनलाइन ऐप के जरिए आसान लोन दिया गया और अब कर्ज चुकाने में नाकाम लोगों से पैसे वसूली के लिए ऐप कंपनियां उनको धमकी दे रही हैं। ऐप कंपनियां बेखौफ होकर कर्जदारों के डेटा हैक कर उन्हें तरह तरह के से परेशान कर रही हैं, उनको धमका रही हैं और ग्राहकों को धमकियां तक दी जा रही हैं। पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के आदेश के बाद हुई कार्रवाई में महाराष्ट्र साइबर सेल ने आखिरकार साइबर
ऑनलाइन लोन से जुड़े 14 आरोपियों को पकड़ लिया है और पुलिस के मुताबिक करीब 350 करोड़ की ठगी कर ऐप के 2 मास्टरमाइंड जो चीन के नागरिक हैं वो फरार हो चुके हैं। जो कंप्लेनेंट है उसने लोन ऐप्स के द्वारा 3 लाख के आसपास के अमाउंट का लोन लिया था। ये कर्जा लेने के बाद उसको तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा रुपए उसके बदले में पे करने के लिए बाध्य किया गया कि ये लोग जब लोन ऐप्स से उस व्यक्ति को लोन देते हैं उस वक्त उस व्यक्ति के मोबाइल से पूरा डाटा लिंक द्वारा या उसके बताए जाने बगैर उसका एक्सेस ले लेते हैं, उसके कैमरा का एक्सेस लेते हैं, उसके पर्सनल डाटा का एक्सेस लेते हैं। सुनील सिंह हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, उनके पास चलते हैं। सुनील जी बताइए किस तरीके से ठगी की जा रही थी और कैसे लोगों का जो डेटा है उसको ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल तभी दरअसल 1.5 साल पहले हमने एक स्टोरी ये की थी और उस दौरान कई जगहों पर शिकायत भी करवाई गई थी, लेकिन तब पुलिस ने निष्क्रियता बनाए रखी कि ये मामला जो है सिविल का मामला है। लेकिन अब चूंकि मामला इतना संगीन हो चुका है कि जो जानकारी मिल रही है कि पूरे देश भर में इस तरह के फ्रॉड हो रहे थे और साथ ही लोगों को सताया जा रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने बहुत ही गंभीरता से काम किया और इस पूरे मामले में 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल जो 2 नाम आए हैं जो चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं वो पूरा प्लान बनाकर 2018 में आए। यहाँ पर एक उत्तराखंड की एक महिला पकड़ी गई है, उसके जरिए उन्होंने पूरा हिंदुस्तान में सेटअप लगाया और सेटअप लगाने के बाद वो यहाँ से वापस चले गए। तो वो ऐप के जरिए वो इंस्टेंट ऑनलाइन लोन दिया करते थे और इसमें जो लोन देने वाले लोग हैं बहुत ही छोटी रकम, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 15,000 और दिया जाता था। दरअसल कोरोना काल में लोगों की इस तरह की आर्थिक तंगी हो गई, कई लोगों के काम बन गए, तो कुछ लोगों ने EMI भरने के लिए या दूसरी जरूरी कामों के लिए तुरंत आसानी से मिलने वाले लोन को ले तो लिया, लेकिन जब उसकी रिपेमेंट की बात हुई तो इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट लगा दिया करते थे कि वो लोन ली हुई रकम के 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा उन्हें देना पड़ता था। तो इसके लिए जब लोग देने में आनाकानी करते थे, तब चूंकि जब वो लोन लेने के लिए आप ऐप इंस्टॉल करते हैं उसी दौरान वो पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लिया करते थे। तो उसमें से कॉन्टैक्ट निकाल कर आपके परिवार वालों को, दोस्तों के पास पहले तो फ़ोन करके बताना कि फलाने लोन लिया है, वो डिफॉल्टर हो गया है, भर नहीं रहा है, इस तरह की बदनामी कराना। उसके बाद भी अगर कोई नहीं भरता था तो उसमें से फोटो वगैरह निकालकर या मॉफ करके कुछ इस तरह के मॉफ करके धमकी देते थे कि वायरल कर दिया जाएगा, उस पर अलग अलग ऑडियो लगाकर धमकाया करते थे जी। तो इस तरह का ये मामला चल रहा था। लेकिन अब जो है कि इस पूरे मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में से 14 लोग पकड़े गए हैं और बड़ी सफलता मिली है और 2 जो चीनी नागरिक हैं उनके लिए LOC जारी कर दी गई है। पुलिस की कोशिश है कि सभी लोग इसके तहत जल्दी से जल्द पकड़ में आ जाएं। अब तक 350 के आसपास बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं जिसमें 14 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके ले जाया करते थे, उसे भी सीज करने की कोशिश की गई है, जो हिंदुस्तान से जिस पर कन्वर्ट हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। शुक्रिया सुनील जी आपका सब जानकारी के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से मोबाइल ऐप के जरिए लोगों ने लोन लिया, तो उनको अलग अलग तरीके से, क्योंकि मोबाइल का डेटा उस वक्त ये लोग ले लेते थे और उसके जरिए धमकाते थे और कई गुना तक ज्यादा लोगों को पैसे यहां पर देने पड़ते थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे नागपुर की। यहां पर 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर उमरेड शहर में एक 11 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोप है। आपको बता दें कि पुलिस एक हत्या के मामले में जांच कर रही थी, जिसमें पुलिस को पता लगा कि हत्या का मुख्य अभियुक्त रेप की वारदात में भी शामिल है। फिलहाल पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।